तो कहानी का शीर्षक है वह उस्मान को जानता है। आज रविवार का दिन था और जनवरी का महीना। आंगन में खड़ा अमरूद का पेड़ इन दिनों अमरूदों से लदा हुआ था, जिस पर सुबह से चिड़ियां आकर शोर मचा रही थीं। चिड़ियों का शोर उसे अच्छा लगता था। वे कुतर कुतर कर अमरूद से अपना हिस्सा अलग कर पेट भर लेतीं और बचे हिस्से को आंगन में टपका कर उड़ जातीं। कुतरे हुए टपके अमरूदों को देखकर उसका बेटा कहता, ओ देखो पापा, चिड़ियों का पेट कितना छोटा होता है, उनका आहार कितना कम है। कुतरे हुए हिस्सों को देखकर ही वह उनके आहार का अंदाजा लगाता। उसकी बातें उसे अच्छी लगतीं। कभी कभी वह उससे जानबूझकर पूछ बैठता, इंसान के आहार के बारे में पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। वह कुछ देर सोचता, फिर तपाक से कह उठता, इंसान के आहार के बारे में इंसान भला खुद कैसे बता सकता है। उसे तो धरती के दूसरे प्राणी ही ठीक ठीक बता पाएंगे। जैसे आप हमारी अनिच्छा के विरुद्ध एक बार पेड़ का पूरा अमरूद तोड़वा कर बाजार में बेचवा दिए थे, तो उस वक्त चिड़ियां सोची होंगी कि इंसान को कुछ भी नहीं पूरता। उस वक्त उसकी बातें सुनकर वह शर्मिंदगी से भर उठा था। उसे लगा था कि अलग अलग समय में अलग अलग आदमी इस तरह की हरकतों को हर घड़ी अंजाम देते होंगे और धरती के प्राणियों को लगता होगा कि इंसान हर वक्त कैसे भूखा ही रहता है, उसे कुछ भी नहीं पूरता। आज बेटा भी सुबह सुबह उसके साथ जाग गया था और उसने जिद की कि पापा आज घुमाने ले चलो ना। अमूमन वह जिद करता नहीं था। इस बात को राघव हमेशा महसूस करता आया है। उसे लगा अगर वह कह रहा है तो उसे उसकी बात मान लेनी चाहिए। आज मौसम भी बड़ा साफ और खुशगवार था। बहुत दिनों बाद उसे छुट्टी भी मिली थी, तो वह खुश था, वरना नौकरी की व्यस्तता इतनी थी कि कहाँ क्या हो रहा है उसे इस बात की खबर ही नहीं रहती थी। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वह अपनी पत्नी की ओर प्रश्न भरी निगाह से कुछ देर देखता रहा। देखा देखी और ऊहापोह के बीच राघव दरवाजे की ओर जा ही रहा था कि पत्नी ने आवाज दी, रुकिए, मैं आ रही हूं। क्यों भला? उसे थोड़ा अचरज हुआ। वह उसकी ओर अचरज भरी निगाह से फिर देखने लगा। इस दरमियान 2 मिनट देखा देखी में ही गुजर गए। दरवाजा न खुलता देख दस्तक की जगह अब दरवाजे पर एक जनानी आवाज उभर आई, मैं 93 नंबर वाली पड़ोस की मेहजबीन बोल रही हूं। वह फिर से पत्नी की ओर देखने लगा। 93 नंबर वाली पड़ोस की मेहजबीन को न जान पाने की हैरानी राघव के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उसने पत्नी की ओर इशारा किया कि वह जल्दी जाकर उनसे रूबरू हो ले। सुबह सुबह भला क्या बात हो गई? किचन से बाहर निकलते हुए पत्नी के चेहरे पर थोड़ी हैरानी उभर आई। नई नौकरी और नया मोहल्ला। इस नए मोहल्ले में आस पड़ोस और आस पड़ोस के रिश्तों के मनोविज्ञान को जानने से वह उसी दिन विलग हो गया जिस दिन से वह यहां रहकर नई नौकरी पर जाने लगा था। मोहल्ले की समिति की बैठकों में भी कभी वह जा नहीं पाता था। धीरे धीरे आस पड़ोस से वह विदा होता चला गया। जो कुछ होता उस दुनियादारी को पत्नी संभालती। जब जरूरत समझती तो राघव से कभी चर्चा कर लेती। पत्नी समझ रही थी कि नौकरी के नाम पर राघव कंपनी के लिए सिर्फ एक मुनाफे का प्रतिनिधि भर रह गया है। केवल मुनाफा पहुंचाओ और बदले में तनख्वाह लेते रहो। पुरानी नौकरी को भी वह इसी संजीदगी से पहले करता रहा था, पर एक दिन अचानक जब उसे नौकरी से निकाले जाने का आदेश हुआ और उस आदेश में जो कारण बताए गए, उन कारणों ने उसे सकते में डाल दिया था। उसे समझ में न आया कि उसके कामों से
जब कभी कोई नुकसान कंपनी को न हुआ, फिर ये सब कैसे हो गया? आप अपने समय का बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर बिताते हैं। आप सरकार के विरुद्ध टिप्पणियां करते रहते हैं। कंपनी के काम के बजाय आपकी रुचि दीगर बातों में अधिक है। ये ऐसे कारण थे जिसके अर्थ राघव को बड़ी देर से समझ में तब आए जब वह नई नौकरी पर आ गया। मुनाफे का संबंध सरकार को खुश करने से भी है, और कंपनी का कोई कर्मचारी जब सरकार के विरुद्ध टिप्पणी करने लगे तो सरकार की ओर से कंपनी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। पता नहीं कब कौन सी कोयले की खदान सरकार छीन ले और दूसरे को बांट दे। सरकार की कौन सी एजेंसी कब कंपनी पर छापा डाल दे। और इस समझ के साथ फिर धीरे धीरे राघव ने अपने को बाहरी दुनिया की गतिविधियों से एकदम विलग कर लिया। राघव को इस बात का गहरा एहसास था कि जिस दिन कंपनी घाटे में आई, उसकी नौकरी पर खतरे के बादल फिर मंडराने लगेंगे। यह एहसास दिनों दिन उसके भीतर एक गुब्बारे की तरह फूल रहा था कि किसी दिन कोई सुई चुभी कि यह गुब्बारा धड़ाम से फट पड़ेगा। यह गुब्बारा कभी फूटे ना, महज इसी फिक्र ने कभी उसे आस पड़ोस का होने न दिया। ये 93 नंबर वाली मेहजबीन कौन होगी भला, क्योंकि उसने कभी देखा भी नहीं था उन्हें। उनकी आवाज भी उसे अनजानी सी लगी। इसलिए इस सवाल ने आज उसे ठहर कर सोचने को मजबूर कर दिया था। यह सवाल उसके जेहन में इस वक्त तैरने लगा जिसका जिक्र वह पत्नी से करने से बच रहा था। वह किस किस को आखिर यहां जानता है? उसके मन में यह सवाल भी अचानक चलने लगा। इसी बीच बच्चे की जिद थोड़ी और बढ़ गई कि आज तो पापा के साथ घूमने जाना ही है। इसके बावजूद यह सवाल उसके भीतर मरा नहीं। एक जिंदा सवाल जो पड़ोस की महजबीन को न जानने के प्रसंग से अचानक उसका पीछा करने लगा। वह अपने पड़ोसी तक को क्यों नहीं जानता? इस तरह के सवाल यूं तो कामकाजी आदमी के भीतर आजकल जन्मते नहीं, पर किसी दिन कोई सवाल आ ही गया तो मन में फिर कई बातें आने जाने भी लगती हैं। इस सवाल ने उसे थोड़ा थोड़ा मनुष्य होने का आभास इस तरह करा दिया कि अचानक उसे याद आया कि उसके बच्चे के जन्मदिन पर उसने गमले में ऑफिस से लाकर एक गुलाब का पौधा भी रोपा था। पत्नी दरवाजे की ओर मुड़ी और गुलाब के पौधे की याद आते ही वह दौड़कर छत पर चढ़ गया। छत पर चढ़ते ही उसे लगा कि छत पर चढ़े भी तो उसे महीनों हो गए। छत से आस पड़ोस और शहर का कुछ हिस्सा उसे बड़ा मनमोहक लग रहा था। देखते देखते उसकी नजर कुछ दूर पर एक मकान के ऊपरी हिस्से में चली गई। उसे अचानक याद आया कि यह तो उस्मान का मकान है। जिस सवाल से वह जूझ रहा था उसका एक उत्तर यह भी उसे मिला कि हाँ, वह तो उस्मान को जानता है। उस्मान को जानने की बात पर उसे भीतर से बड़ी खुशी मिली। पर उसके मकान को यह क्या हुआ? एकदम ठूंठ की तरह दिख रहा है। वह थोड़ा परेशान हुआ। वह याद करने लगा कि कितने दिनों पहले घर की इस छत पर वह आया था और उस्मान से वह कब मिला था। दिमाग पर जोर चलता रहा और उसकी नजर गुलाब के उस पौधे पर पड़ी जिसे ऑफिस से गनी राम ने गीली मिट्टी और प्लास्टिक की पन्नी के साथ बड़े जतन से संभाल कर उसे दिया था। चीजों को याद करने के लिए इसी बीच वह याद करने लगा कि गनी राम की मौत कब हुई थी। हाँ, उसे याद आया, लगभग 4 माह पहले, अगस्त के महीने में। उस दिन भारी तेज बारिश हो रही थी। गनी राम अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था और वे तेज बारिश में फंसकर एक जगह रुक गए थे। स्कूल शहर से थोड़ी दूर पर था। जिस जगह वे बारिश से बचने ओट पाने को रुकने की सोच रहे थे वह एकदम सुनसान जगह थी। उस दिन खूब बिजली कड़क रही थी। 3 युवक वहां बारिश से बचने पहले से ही खड़े थे। उनका हुलिया थोड़ा अजीब लग रहा था। बात बात पर उनकी जुबान फिसल रही थी। उन तीनों ने उन्हें जिस नजर से देखा, गनी राम को समझ में न आया कि वे वहां रुकें कि न रुकें। बारिश चूंकि तेज हो गई थी इसलिए उन्हें वहां रुकना पड़ा।
पूरा वाकया जिसे कितनी आसानी से वह भूल चुका था, इस गुलाब के पौधे को देखने मात्र से उसे याद आने लगा था। उसे सब कुछ याद आ गया था। उस्मान ने ही उस घटना की रिपोर्टिंग की थी। गनीराम के संबंध में कुछ जानकारी जुटाने कई बार इस सिलसिले में वह उनके ऑफिस आया था और वहीं उस्मान से उसकी मुलाकात हुई थी। बात बात में उससे उसे यह भी जानकारी मिली थी कि वह उसी के मोहल्ले में रहता है और आते जाते उसने उस्मान के घर को पहचान भी लिया था। गनीराम की 17 साल की बेटी के साथ उस दिन बर्बर तरीके से जो रेप हुआ और गनीराम की जिस तरह हत्या हुई, वह घटना यद्यपि उनके ऑफिस में चर्चा का विषय कई दिनों तक बनी रही, पर धीरे धीरे यह घटना भी गनीराम के जाने के बाद और वहां के काम के बोझ तले जमींदोज हो गई। वह ऑफिस के काम के घोड़े पर इस तरह सवार हुआ कि उस्मान तक को भूल गया। उस घटना के बाद फिर कभी उस्मान से उसकी मुलाकात न हो सकी। अचानक उसे आज एक झटका सा लगा। वह सचमुच कितना जल्दी जल्दी चीजों को भूल रहा है। वह गमले में लगे पौधे को एकटक देखता रहा। उसमें 2 सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। उन फूलों को देखते देखते उसकी आंखों में गनीराम और उसकी बेटी का मासूम चेहरा उतर आया। उसे अचानक एक झटका सा लगा कि हाँ, उस्मान के साथ साथ वह तो गनीराम और उसकी बेटी को भी कितने अच्छे से जानता है। अचानक उसे याद आया कितना अच्छा हंस लेता था गनीराम, कितनी मीठी मीठी बातें करता था। घर परिवार बच्चे की खैर खबर पूछने की उसकी आदत आज उसे भीतर से परेशान करने लगी। और उसकी बेटी, उससे बस एक बार मिला था वह। उस दिन वह कह रही थी कि वह उनके बेटे से कभी जरूर मिलने आएगी। उसका आना फिर कभी संभव न हुआ। उसे अचानक इस बात का एहसास हुआ कि कैसे कुछ चीजें एकदम अधूरी रह जाती हैं जीवन में, जैसे कि गनीराम की बेटी का उसके बेटे से मिलने की इच्छा का अधूरा रह जाना। इस एहसास ने उसे भीतर से थोड़ा और मनुष्य बना दिया। गनीराम की बेटी का चेहरा उसके सामने फिर एक बार घूम गया। वह भी बिल्कुल गनीराम जैसी हंसमुख थी। उसे याद कर लगा जैसे उसका सीना दर्द से फट रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जिंदा चीजें किस तरह बाकी चीजों को जिंदा कर सामने ला खड़ा करती हैं। गुलाब के उन जिंदा फूलों ने उसके भीतर मर चुकी कई कई चीजों को आज जिंदा कर दिया था। उसके भीतर सवाल दर सवाल आने लगे। क्या कभी उसने सोचा कि गनीराम और उसकी बेटी के मर जाने के बाद उसकी अकेली पत्नी का क्या हुआ? कभी उससे मिलकर उसकी सूध लेने की चिंता क्या उसके भीतर कभी जगी? जो गनीराम उसके घर परिवार की खैर खबर उससे नित्य पूछ लेता था, उस गनीराम की भलमन साहत का कभी उसे ख्याल आया? जिस उस्मान ने गनीराम और उसकी बेटी के अपराधियों को जेल के सीकचों तक पहुंचाया, उससे भी तो वह और कभी नहीं मिला। आखिर क्यों? उसे लगा ये फूल नहीं हैं, ये तो फूल के रूप में साक्षात गनीराम और उसकी बेटी हैं, जो अचानक उसके सामने जिंदा हो उठे हैं। वह लगभग 5 महीने बाद इस छत पर आया था। और छत पर आने भर से उसे याद आने लगा था कि वह आखिर किसको किसको जानता है। उसने दूर दूर तक नजर फेरी। उसकी आंखों में कुछ और भी जले हुए घर दिखने लगे। वह दिमाग पर जोर डालने लगा कि इन जले हुए घरों में रहने वाले किन किन लोगों को आखिर वह जानता है, पर उसे उस्मान के अलावा और किसी का चेहरा याद नहीं आया। उसे आश्चर्य हुआ कि इन जले हुए घरों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। अगर वह किसी से इस बात को कहे भी तो कोई उसकी बातों पर विश्वास कैसे करेगा? पर सच तो यही था कि उसे सचमुच इन जले हुए घरों के बारे में जानकारी नहीं थी। वह कहे कि वह पिछले 4-5 महीनों से टीवी और अखबारों की खबरों से एकदम बेखबर है, तो उसकी बातों पर भला कौन विश्वास करे?
पर आज उसे यह एहसास हो रहा था कि सचमुच उसके लिए ये बातें कितनी सच हैं। आज आज उसे अचानक याद आया कि पत्नी ने एक बार उसे मोहल्ले की घटनाओं को लेकर कुछ बताने का प्रयास किया था, पर उसने उसे यह कहकर झिड़क दिया था कि मेरा दिमाग न खाओ, अभी मुझे बहुत काम है। तो क्या पत्नी के पास इन जले हुए घरों के संबंध में सारी जानकारियां हैं? उसके मन में यह सवाल भी आने जाने लगा। उसे लगा छत पर आते ही वह सवालों के पिटारे पर अचानक बैठ गया है। अपना छुट्टी का दिन भला कौन बर्बाद करे? यह सोचकर इन सवालों के पिटारे से उठ जाना ही उसने बेहतर समझा। छत की सीढ़ियां नापते उसे घर के बरामदे तक उतरने में समय न लगा। पड़ोस की महजमीन जा चुकी थी। पत्नी भी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी। वह भी अपनी दिनचर्या में लीन होने लगा। बेटे को घुमाना आज उसकी पहली प्राथमिकता में थी। उसने सोचा शाम 4 से 6 इसके लिए उपयुक्त होगा। वह सेविंग करने की तैयारी करने लगा। टीवी पर इस बीच खबरें आने लगी थी कि आर्थिक मंदी का बुरा असर इस वर्ष की जीडीपी पर आर्थिक मंदी का बुरा असर इस वर्ष की जीडीपी पर पड़ेगा और हजारों नौकरियों के जाने का खतरा भी मंडराता रहेगा। यह खबर उसे अच्छी नहीं लगी। सेविंग करने की इच्छा उसके भीतर जाती रही, पर किसी तरह मन को तसल्ली देकर उसने सेविंग तो कर लिया, पर खबर का असर दिमाग में बना रहा। उसने चैनल बदल दिया। इस चैनल पर हिंदू मुस्लिम पर जबरदस्त डिबेट चल रहा था। इस डिबेट पर उसकी रुचि नहीं थी। कहाँ दंगा हुआ, कौन मरा, कौन बचा, उसकी जगह नौकरी की चिंता उसके लिए बड़ी चिंता थी। उसने टीवी ऑफ कर दिया और बाथरूम की ओर नहाने चला गया। सर पर शावर की ठंडी बूंदें टपक रही थीं, पर मन को नौकरी जाने का खतरा गर्म और खौलाता रहा। एक अजीब तरह का द्वंद्व उसके भीतर ही भीतर चलने लगा। जब नोटबंदी हुआ था तो गनीराम अक्सर उससे कहा करता था कि नौकरी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मन में कुछ अलग सोच कर भी रखो सर। आज उसे उसकी कुछ बातें, जिसको उसने हवा में ही उस वक्त उड़ा दिया था, सच लगने लगी थी। वह कहता था, टीवी मत देखा करो सर। टीवी में बुनियादी मुद्दों से भटकाने वाली बातें प्लान्ड होकर अधिक आ रही हैं। टीवी खोलो कि वही लबजेहाद हिंदू मुस्लिम फलाना ठिकाना। आज वह गनीराम को थोड़ा ठीक तरीके से और जानने लगा था। गनीराम और उसमें न जाने कितनी समानताएं और असमानताएं थीं। उन सब पर वह सोचने को आज विवश था। वह भी तो एक छोटी सी ही नौकरी करता था। उसकी भी चिंताएं उसके जैसी ही थीं, पर उसकी तरह उसने अपने आप को अपने परिवार तक ही तो नहीं समेट लिया था कि आस पड़ोस की चिंता से आदमी अपने को एकदम बिलक कर ले। गनीराम की चिंता में हर वह आदमी शामिल था जो उसके निकट और आस पड़ोस में रहकर उसकी दुनिया से वाबस्ता रखता था। उसमें और गनीराम में यही एक बुनियादी फर्क था, जिसका एहसास पाकर वह अपने भीतर शर्म महसूस करने लगा था। अमूमन वह छुट्टी के दिन जब घर पर होता है तो प्रसन्न रहता है, पर उसके चेहरे पर आज थोड़ी उदासी चढ़ आई थी। 93 नंबर की पड़ोस की महजमीन को न जान पाने की घटना से उपजी स्मृतियों ने उसे धीरे धीरे मनुष्य होने की ओर आज अभिमुख किया था। पत्नी आमतौर पर उसे दुनियादारी में नहीं ढकेलती, उससे आस पड़ोस की घटनाओं का जिक्र भी नहीं करती, पर न जाने उसे आज क्या सूझा कि वह उससे बोल बैठी। आज आप उदास लग रहे हैं, थोड़ा बाबू को बाहर घुमा लाइए तो मन अच्छा हो जाएगा। वापसी में उस्मान के बेटे के संस्कार में भी शामिल हो आइए। महजबीन उसी का दावत देने आई थी। उस्मान आज जिंदा होता तो कितना खुश होता। रिजवाना की फूटी किस्मत देखिए कि बेचारी ने उस्मान के जाने के बाद बेटे को जना। ये हिंदू मुस्लिम दंगे भी आदमी को कितने दुख के अंधेरों में धकेल देते हैं ना राघव। पत्नी की बातें सुन उसे काट मार गया। तो क्या उस्मान भी? हाँ, उस्मान भी। आपको यह सब कब पता होगा? क्या तब
जब हमारा खुद का बेटा किसी दिन दंगों की भेंट चढ़ जाएगा। बोलते बोलते पत्नी का गला भर आया। कुर्सी पर सामने बैठी पाकर उसे राघव को उस वक्त उसका चेहरा दुनिया का सबसे उदास चेहरा नजर आया।